तो द टॉपिक फॉर द डे इज पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब ये पॉलीथीन ग्लाइकॉल यूज कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि वट एवर वी ईट, चाहे हम जितना भी अच्छा खाना खा ले, ठीक है, इट हैज टू बी कम आउट इन ए प्रोसेस्ड वे। एंड वेन एवर जब वो प्रोसेसिंग में कहीं भी डिफेक्ट आएगा तो people will have two types of symptoms. One is constipation, the other is diarrhea. ठीक है, दोनों में प्रॉब्लम है। डायरिया होता है तो जान निकल जाता है, और कॉन्स्टिपेशन होता है तो लगता है कि बेटर है जान निकल ही जाए। ठीक है, तो आप चाहे जितने भी नान और पनीर खा लें, ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट सेम ही होता है, बट दैट रिजल्ट हैज टू बी प्रोसेस्ड इन ए डिसेंट वे ताकि चीजें बेहतर रहे। तो कॉन्स्टिपेशन का डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी मोशन जो कि एक हफ्ते में अगर 3 से 4 बार से कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। रेगुलर मोशन नहीं हो रहा है, इसमें स्ट्रेनिंग की जरूरत है, होने के बाद भी आपको लग रहा है कि पेट साफ नहीं हुआ है, दैट इज डिफाइंड एज कॉन्स्टिपेशन। अगर नंबर वाइज देखें तो 3 से 4 पर वीक, आइडियली इट शुड बी डेली 1 मोशन, तो इट्स डिफाइंड एज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के रीजंस क्या है? इट में बी ऑर्गेनिक कॉजेस, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, कहीं ट्यूमर हो गया, कुछ मास हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। टीबी इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया की, इंडिया में टीबी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इंटेस्टाइनल टीबी इज वेरी वेरी कॉमन, तो ऑर्गेनिक कॉजेस हो गए। दूसरा डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, वेरी कॉमन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इट्स वन ऑफ द अगेन वेरी कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अलग अलग तरह के मसल डिस्ट्रोफीज होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, कई सारे पेशेंट एडिक्टेड होते हैं ऑफ ड्रग्स सच एज एंटी डिप्रेसेंट्स, तो ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। सो दिस आर मल्टीपल कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उससे भी ज्यादा जो शायद सबसे कॉमन होता है वो लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप पानी कितना पी रहे हो, आप बेसिक चल कितना रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो अब एडल्ट्स में जैसे कि मैंने बताया कि द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन स्टेंस की, ठीक है, हफ्ते में 3 से 4 बार से कम अगर हो रहा है किसी को, दैट इज डिफाइंड एज। बच्चों में क्या है, वीक में 1 बार से कम हो रहा है तो दैट इज डिफाइंड एज कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अलग अलग क्लासिफिकेशंस है, उस पे बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाएंगे। तो अगर किसी को परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, कब्जियत रह रही है, तो उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो दवा देंगे नहीं, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स। व्हाट इज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट? कि आप पेशेंट को बोलोगे ट्रेनिंग। व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रेनिंग? कि आप एक ही टाइम पे मोशन पास करने जाओ, ठीक है, इधर से मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम और इवनिंग टाइम, एक ही टाइम पे। खाना खाने के बाद मोशन पास करने जाओ, मे बी वॉक करने के बाद मोशन पास करने जाओ, चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद। एक यू हैव टू फिक्स अप ए साइकोलॉजिकल टाइम सो दैट द कॉन्स्टिपेशन आपको परेशान न करे। फाइबर इनटेक ऑलमोस्ट 90% जनता, शायद मैं अगर ये क्लास ले रहा हूं तो मैं भी वो फॉलो नहीं कर पाता कि हाउ मच फाइबर वी शुड टेक इन ए डे। अगर आप लोग, एक प्लेट मेथड होता है, कभी गूगल करके देखिएगा, प्लेट मेथड होता है, उस प्लेट मेथड के अकॉर्डिंग आपका जितना बड़ा प्लेट है उसका 50% हैज टू बी सैलड्स। सैलड्स आर नथिंग बट फाइबर्स। बट आई हैव सीरियस डाउट कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हों उतना हम लोग सैलड खाते हैं। तो अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा जानकार लोग भी नहीं कर पाते हैं वो, तो दे आर डाइटरी फाइबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 20 से 35 ग्राम फाइबर हमें डेली चाहिए होगा। प्रैक्टिकली 20 से 35 ग्राम का मतलब इसब गोल का जो पूरा डब्बा आता है ना, 200 ग्राम का डब्बा आता है, उसका आपको मतलब सोचिए कि 1/3 आपको खाना है, तब जाके आपका वो फाइबर रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। फ्लूइड इनटेक, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन, स्पेशली इन विंटर्स, या फिर बहुत लोगों का आदत होता है कि कम पानी पीना, तो एटलीस्ट 2 लीटर पानी दिन में आपको पीना पड़ेगा ताकि ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत न रहे। और एक्सरसाइज, बहुत लोग होते हैं कि लेथार्जिक फील करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन। अब
इन चारों चीजों से, जैसे कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लिया, टाइम ठीक कर लिया, डाइट को ठीक कर लिया, पानी को ठीक कर लिया और एक्सरसाइज को ठीक कर लिया, उसके बावजूद कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, फिर दवाइयों पे जा सकते हैं। नाउ कम्स द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, मतलब दो तीन तरह के हम लोग फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज कर सकते हैं। एक की तो हम लोग स्टूल बल्किंग एजेंट्स यूज करें, जो कि स्टूल का बल्क बढ़ा दे। दूसरा ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज कर लें, या तीसरा प्रोकाइनेटिक एजेंट्स यूज कर लें। प्रोकाइनेटिक का क्या मतलब होता है, बावल का मोशन ही बढ़ा देगा, ठीक है, जैसे प्रोकैल्प्यूराइड हो गया, वो बावल का मोशन बढ़ा देगा। बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ईसबगोल जैसे हो गया, साइलियम हस्क हो गया, व्हीट ब्रान हो गया, मिथाइल सेलुलोस हो गया, ये सब बल्किंग एजेंट्स हो गए। अब बल्किंग एजेंट्स का क्या लिमिटेशन है कि बल्किंग एजेंट से ब्लोटिंग बहुत होता है, ठीक है, आप ले तो लोगे लेकिन वो ब्लोटिंग परेशान करता रहेगा, तो ब्लोटिंग। स्टूल सॉफ्टनर जैसे कि लेक्ट्यूलोज, लेक्ट्यूलोज का क्या साइड इफेक्ट है, लूज हम इतना पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, उसका क्या है, वो कोलोनिक बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर देता है। अगेन आप लूज लोगे, कोलोनिक बैक्टीरिया उसको फर्मेंट करेगा, पेट में वो फ्लैटुलेंस कॉज करेगा, इंक्रीज्ड गैस फॉर्मेशन, तो लूज का ये साइड इफेक्ट होता है। तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास कि स्टिमुलेंट लेक्सेटिव जैसे कि प्रोकैल्पुरेट जैसे मैंने बताया, और बिसाकोडिल हो गया, ये सारी चीज हो गए। तो स्टेप वन में हमें क्या यूज करना चाहिए किसी पेशेंट में, एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। स्टेप टू में अगर दवा हम यूज कर रहे हैं तो द एज पर द अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, उस जामा में एक आर्टिकल आया था 2014 में, एज पर दैट आर्टिकल अगर हमें यूज करना है तो लेवल वन रिकमेंडेशन होगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का। क्यों, वाई पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एंड नॉट एनी अदर लेक्सेटिव, जैसे बिसाकोडिल भी यूज कर सकते हैं, लेक्टुलोज भी यूज कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल भी यूज कर सकते हैं, शुगर्स भी यूज कर सकते हैं जो इनर्ट शुगर्स होते हैं। वाई पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल क्योंकि एक ये टेस्टलेस होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। आप लूज का टेस्ट कभी किया है, मतलब क्या कहते हैं, इट्स नॉट वेरी गुड टू टेस्ट, ठीक है। तो टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये इनर्ट होता है, मतलब कि जो लूज का प्रॉब्लम है कि वो पेट में जाके ऑर्गेनिक बैक्टीरिया से उसको फर्मेंट करेंगे, ये फर्मेंट नहीं होगा, इट इज एक्सक्रीटेड इन अ सिमिलर वे दैट इट इज इंजेस्टेड, ठीक है। तो दैट इज व्हाई पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इज प्रिफर्ड ओवर लैक्टुलोज, बिकॉज इट इज नॉट फर्मेंटेड बाय गट बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसका एडेड एडवांटेज है। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स बहुत हद तक हम लोग मतलब अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहते। आप किसी को प्रोकैल्पुराइड दे दीजिए, मेटोक्लोप्रामाइड दे दीजिए, और बहुत सारे नए ड्रग्स आ रहे हैं, बट उनका क्या है कि हो सकता है आप टारगेट करेंगे 2 स्टूल का, वो 5 स्टूल प्रोड्यूस कर दे, पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में वेरी हाई क्वालिटी ऑफ फाइबर, हाई क्वांटिटी ऑफ फाइबर टू द एक्सटेंट ऑफ 25 ग्राम्स पर डे along with 2 liters ऑफ वाटर, ये सबसे आसान तरीका है। मेडिकेशन में जैसे कि मैंने बताया पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इज प्रिफर्ड, लेवल वन एविडेंस है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का, जो भी स्टडीज भी हुए हैं दे प्रिफर कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लेना कितने दिन, बिग क्वेश्चन। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 2 साल से पता चला पेंटोप्राजोल ले रहे हैं, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हुए जो 25 साल से डेली सुबह रेनिटेरिन लेते हैं, 25 साल से डेली सुबह एक रेंटे की गोली खाते हैं, उसके बिना उनका दिन शुरू नहीं होता है। लेकिन दिस आर माल प्रैक्टिसेस जो कि कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। एक सिंपल पेंटोप्राजोल से बोन मेरो सप्रेशन से लेके बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सो वी शुड अवॉइड दैट प्रैक्टिस। तो लैक्टुलोज भी जब हम लोग लेते हैं या फिर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जब लेंगे, पेक क्लियर को जब लेंगे, तो उसको 14 डेज से ज्यादा एडवाइस कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अब सब लोगों में एडवाइस कर सकते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल या पेक क्लियर को, यस, एनी चाइल्ड ऑफ मोर देन 2 years of age can take पेक क्लियर या पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। प्रेगनेंसी, इज इट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, नहीं, प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में यूज कर सकते हैं, यस, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी हम लोग पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल या पेक क्लियर यूज कर सकते हैं। तो इसका एविडेंस क्या है कि ठीक है, हमने देख लिया कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एज पर द अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी भी उन्होंने भी लेवल 1 पे रखा है कि ठीक है आप पेक क्लियर को यूज करें। क्यों यूज करें, रीजंस आपके सामने है कि एब्जॉर्ब नहीं होता है, टॉक्सिक नहीं है, इनर्ट,
ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसका, ये स्टूल के वॉल्यूम को बढ़ाता है, बल्क को बढ़ाता है, ऑस्मोटिक एक्शन होता है बेसिकली, और स्टूल सॉफ्ट करके कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर किसी को इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, तो ये सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए जिसमें यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 से 6 साल तक हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका डोज क्या होता है, 25 ml डाइल्यूटेड इन 100 ml ऑफ वाटर, ओडी टू टीडीएस, ये इसका डोज है। मतलब कि 25 ml आपको पेक क्लियर लेना है, 100 ml में डाइल्यूट करना है उसको, और उसको दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को पिलाना है, ठीक है। तो ये इसका डोज है। बच्चों में क्या डोज है, आधा डोज है, वहां 25 था, यहाँ 12.5 ml, लेकिन 50 ml में डाइल्यूट करके पिलाना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मुंह से ले सके, जैसे कि मैंने बताया प्रेगनेंसी में बिल्कुल हम लोग यूज कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में भी यूज कर सकते हैं। और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल क्यों, इसके अलावा हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, लेक्टुलोज, जो कि लूज के नाम से आता है। उसका क्या प्रॉब्लम है, इट इज फर्मेंटेड बाय द कॉलोनिक बैक्टीरिया, जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स और फ्लैटुलेंस कॉज करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में आता है। इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, हाइपर मैग्नीजीमिया हो सकता है, ठीक है, और बच्चों में तो किडनी पे भी असर डाल सकता है। और मिनरल ऑयल भी यूज किया जाता है, बहुत लोग मिनरल ऑयल यूज करते हैं, उससे लाइपॉइड निमोनिया एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए पॉलीथिलीन ग्लाइकोल बेसिकली क्या कहते हैं, इन सब चीजों में लेक्टुलोज हो गया, या फिर बिसाकोडील हो गया, या फिर आपके मिनरल ऑयल्स हो गए, इन सब में जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोलॉजी का रिकमेंडेशन बोलता है कि पहले आप पॉलीथिलीन ग्लाइकोल को यूज करें, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन पे जा सकते हैं अगर ठीक नहीं हो रहा है तो। ठीक है, आई थिंक दैट शुड डू। ठीक है, ओके, थैंक यू।